नमस्कार दोस्तों, और पुनः एक बार अपन आज एक फिजिक्स की द्वितीय क्लास में उपस्थित हुए हैं और आज हमें उसके आगे बात करनी है, आगे चर्चा करनी है। जैसे कि हमने रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था, लैम्डा बराबर Q अपॉन L पढ़ा। उसके बाद पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हमने पृष्ठ आवेश घनत्व हमने Q बटे A पढ़ा। उसके बाद आयतन आवेश घनत्व रो बराबर हमने V अपॉन A पढ़ा। ये एकांक लंबाई पर था, ये एकांक पृष्ठ पर था, ये एकांक आयतन पर था। उस दिन इसको याद करने की हमने आपको ट्रिक भी बताई थी। अब हमें अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है। आज हमें क्या पढ़ना है? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत हमारा क्या कहता है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। यदि कोई निकाय है, कोई निकाय, इसमें निकाय शब्द जो बनता है ना भाई, कोई भी एक बिंदु ले लो या कोई एक तंत्र बना दो। यदि कोई निकाय है, वो यह निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है। निश्चित तो कोई एक निकाय होगा तो उसमें कई आवेश होंगे, और जब कई आवेश होंगे तो किसी एक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल शेष आवेशों पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। तो लिखते हैं अध्यारोपण का जो मूल सिद्धांत है, इनको हटा देते हैं। मूल सिद्धांत सभी लोग नोट करते जाएं। यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है, कई आवेशों से मिलकर बना है तो किसी एक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है तो किसी एक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात कहने का, यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है, बहुत से आवेश हैं, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल जो किसी एक आवेश होगा उस पर हमारा जो F फोर्सन लगेगा, अन्य आवेशों का लगने वाले वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होगा। इसका जो हम रिएक्शन सीधा फॉर्मूला लिख लेते हैं, और इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होगा। जैसे हम लिख सकते हैं, हम देखो अपने में छोटा सा है, आपके पूरा इसका वर्णन नहीं है बुक में, पहले हम लोग पढ़ा करते तो पूरा था। तो उसका सीधा फॉर्मूला लिख लीजिए। फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कई निकाय होंगे तो सबके आवेश होंगे, सबकी त्रिज्याएं होंगी। तो R1 का स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस Q4 R14 का स्क्वायर इंटू R14 कैप, ऐसे डॉट करके Qn प्लस R1n का स्क्वायर और R1n कैप, ये हमारा हो जाता है सदिश योग के बराबर। अध्यारोपण का सिद्धांत आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में यदि क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं। हालांकि आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखे होंगे, लेकिन कैसा पढ़ा ये तो आपको आ जाएगा, पता है। चलो, हमें यहाँ पढ़ना है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, क्योंकि आगे हमारे यूज होंगे जब हम सवाल लगाएंगे। तो अभी देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश। हमने जैसे पूछा आपसे, तो क्या होता है, हम कभी कभी बोल देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। ये गलत है भाई, बोलना जब है तो -1.6 × 10⁻⁻19 है। हालांकि जब आप सवालों में क्वेश्चन में यूज करेंगे तो प्लस का ही रखेंगे। कूलम, यही हमारा प्रोटॉन का होता है आवेश। तो प्रोटॉन का आवेश देख लीजिए भाई, प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, ये प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। इसके बाद हम
द्रव्यमान देखते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का हमारा द्रव्यमान होता है वह हमारा होता है 9×10⁻³ किलोग्राम। हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान देखते हैं होता है 1.67×10⁻³ kg किलोग्राम। आगे हम देखते हैं अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर आवेश, जो अल्फा कण होता है हमारे दो प्रोटॉनों से मिलकर बना होता है। तो दो प्रोटॉनों का आवेश होगा 3.2×10⁻⁻⁻। यहाँ हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं। हमने कहा दो अल्फा कणों से मिलकर बना होता है, मतलब एक प्रोटॉन धन दूसरा प्रोटॉन इक्वल टू ही अल्फा होता है। तो एक प्रोटॉन का आवेश जो होता है, एक प्रोटॉन धन दूसरा प्रोटॉन बराबर ही अल्फा होता है। तो एक प्रोटॉन का हमारा आवेश 1.6×10⁻⁻19 धन 1.6×10⁻⁻19। भैया 10⁻19 अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1.6 प्लस 1.6, जब इनको जोड़ेंगे तो 3.2×10⁻⁻19। ये हमारा अल्फा कण का आवेश होगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में 2.56 × 10⁻⁻19 38 कर जाते हैं, जो गलत हो जाता है। तो ऐसा ना करें आप, अल्फा कण पर आवेश इतना ही लिखें। इसके आगे अच्छा यहाँ 10⁻⁻27 किलोग्राम होगा। अच्छा चलो भाई इसको सुधार लें आप। 1.67×10⁻⁻27 किलोग्राम, ये होता है 31 किलोग्राम। ठीक है, अल्फा कण का हो गया। अब द्रव्यमान देख रहे हैं अल्फा कण का। द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान होगा 6.68×10⁻⁻27 किलोग्राम। ये हमारा द्रव्यमान हो गया अल्फा कण का। अच्छा, और इसका वो देख लीजिए। तो भाई तुम्हारा कंसंट्रेशन यही है, इसका मतलब बहुत अच्छा। सबको गलत चीज बताने से बता दी, हो जाता है कभी कभी मिस। 9×10⁻⁹ इसका मतलब बोलिए भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर एप्सिलॉन 0 के लिए की बात की जाए तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85×10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी काफी चीजें थी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के, आप लिख लीजिए। अब इसके बाद हम जानते हैं और समझते हैं आगे की हम बात करते हैं कि हाँ, तो अब हम अगली हेडिंग डालते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता तथा बिना माध्यम की वैद्युतशीलता में क्या संबंध है। इसको सुधार लेना भाई, बहुत अच्छे दवाई आपने इस पर फोकस कर दिया, हो जाता है, इसलिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। गलतियां हैं, लगातार क्लास पढ़ाते रहें, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ा करें। आगे हम देखते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। अगर हम माध्यम की वैद्युतशीलता की बात करें, माध्यम की वैद्युतशीलता हमारी जो एप्सिलॉन होती है, ये इसका मान जो होता है वह होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट गुणे माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक के मतलब हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट गुणा के, मतलब हम के बराबर कह सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फॉर्मूला होता है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक बराबर होता है माध्यम की निर्वात में वैद्युतशीलता एफ है और एफ नॉट है। ये हमारा इतना क्लियर हो गया। इसका भी वही एफ नॉट का हमें मान पता है, एप्सिलॉन नॉट का। तो निर्वात में तो हमें पता रहता है, कभी कभी माध्यम की वैल्यू दे देगा वो, तो आपसे माध्यम की निर्वातशीलता पूछ लेगा, आप गुणा करा दीजिएगा उसमें और निकाल सकते हैं। अब अगली हम चीज पढ़ते हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है भाई। वैद्युत बल रेखाएं, यहां से हमारा लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू होता है कि हमें क्या पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है। पहले सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, मतलब भाई वैद्युत क्षेत्र, विद्युत का क्षेत्र। तो विद्युत कहाँ होगा, निश्चित चार्ज के। तो किसी भी चार्ज की, चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो, हमारा प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, आवेश के जो चारों ओर का एरिया तैयार हो जाता है, आवेश के चारों ओर के एरिया के क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो लिख सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र,
किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आ जाए, जिसमें कोई क्या है, अन्य आवेश आए और उस अन्य आवेश के कारण उसमें किसी बल का अनुभव करें। जैसे कि कंपटीशन होना, कोई एक हमारा प्लस क्यू आवेश इस क्षेत्र में रखा है, ये हमारा गांव है और हमारे गांव में कौन दूसरा लड़का घुस आओ मारे को उद्देश्य से, तो तत्काल बंदूक या तंजे हैं। तो ऐसे इसमें होता है प्लस क्यू के घर में माइनस क्यू आ गया तो खींच लेगा अपनी ओर, अट्रैक्शन फोर्स लगा देगा, आकर्षण बल होने लगेगा, लेकिन एक बल का अनुभव हुआ। और ऐसा जब बल का अनुभव हो तो ये एरिया हमारा वैद्युत क्षेत्र की गिनती में आ जाता है। तो इसको हम लिखते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह वैद्युत क्षेत्र, वह वैद्युत क्षेत्र, वह क्षेत्र, अच्छा वह क्षेत्र, वह हाँ वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित कर रहे हैं। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है, वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम स्टार करके लिखें जो वैद्युत क्षेत्र का मान है, वैद्युत क्षेत्र का मान वैद्युत आवेश पर डिपेंड करता है, वैद्युत आवेश पर निर्भर होता है, पर निर्भर होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि जैसे कि जो हमारा एक प्लस क्यू का घर था उसमें कोई माइनस क्यू आया, तो भाई साहब माइनस क्यू कितना अट्रैक्टिव है, वह कितना बड़ा दुश्मन है कि उसके कारण कितना बल लगाना पड़ेगा। जैसे हम किसी आदमी से लड़े हैं, अगर हल्का फुल्का आदमी हुआ तो तमाचा देंगे, गिरा देंगे, और कोई ताकतवर हो गया तो हमें भी बल, तो हमारी ताकत सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है। उसी प्रकार से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, वैद्युत क्षेत्र पैदा होता है, वह जब किसी आवेश के, जैसे हमने माना ये हमारा प्लस क्यू है, इसके चारों ओर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होना है, वैद्युत आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र पैदा होना है, तो इसके अंदर आने वाला हमारा प्लस क्यू आ रहा है या हमारा माइनस क्यू आ रहा है, ये निर्धारित करेगा कि यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर ये ज्यादा बलशाली, हम कहते हैं प्लस 2 क्यू आ रहा तो ज्यादा हो जाएगा, 8 क्यू आ रहा तो और ज्यादा होगा, 1000 क्यू आ रहा है तो और ज्यादा हो जाए, 1000 क्यू मतलब कितना आवेश आ रहा है ये उस पर निर्भर करता है। हमारी वैद्युत क्षेत्र हो गई। अब वैद्युत बल रेखाएं देखते हैं क्या होती हैं हमारी वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र से खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो लगातार वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करती हैं, दिशा को बताती रहती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो लिख ले भाई वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो लगातार वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती रहती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो लगातार वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती रहती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी कोई काल्पनिक रेखाएं होंगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रदर्शित की जाएं। जैसे कि हमने मान लिया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई है, तो इससे निकलने वाली ये लगातार भाई प्रदर्शित कर रही, इस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमने वैद्युत क्षेत्र को पढ़ लिया, वैद्युत बल रेखाओं को पढ़ लिया। अब आगे हम चलते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ये थ्योरेटिकल पोर्शन में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कर लें। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाओं का पहला गुण है यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, पहला लिखें, यह है वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, पहला तो यही है भाई।
पहला वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अगला देखते हैं दूसरा, वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा देखते हैं भाई, दो वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। मतलब आप कहें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, एक ऐसी है, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा होता ही नहीं, कभी नहीं काटती हैं। यदि काट जाएंगी, यदि काट जाएंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जो दो वैद्युत क्षेत्रों का वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगे। जो कि असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है। चौथा देखते हैं भाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं, खींची गई बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं, समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ एक बार समझ लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, पहला हो गया। वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, कि मतलब वैद्युत बल रेखा के किसी एक बिंदु पर, जैसे ये कोई बल रेखा है, किसी एक बिंदु पर हम इसकी स्पर्श रेखा खींचें, ठीक है, तो जो ये स्पर्श रेखा होगी है हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर देती है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यदि काट गई तो ये कटान बिंदु पे हम फिर दो स्पर्श रेखाएं, ये बिंदु है और गोले पे तो हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक ऐसी और एक ऐसी, दो स्पर्श, तो दो स्पर्श रेखा मतलब दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कभी नहीं होती, जो प्रदर्शित हो ही नहीं सकती कि एक वैद्युत क्षेत्र हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इस ई की कहो कि ये भी दिशा है भाई, ये भी है, तो ये भी असंभव है, ये कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। तो ऐसा कभी होता ही नहीं कि दो वैद्युत बल रेखा आपस में एक दूसरे को काट जाए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखा समांतर एवं समदूरस्थ होती है। एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक सी रहती है, तो उसमें जो खींची गई वैद्युत बल रेखा होती है वो समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। अगली हेडिंग डालते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इंपोर्टेंट करिए भाई, हमें अब पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डालना आप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम जानते हैं क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में, डेरिवेशन है समझते चले, किसी वैद्युत क्षेत्र में, हल्का सा डेरिवेशन है, रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल
तथा परीक्षण आवेश तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। और हम कह सकते हैं ये जो हमारा ई है ये किसी परीक्षण आवेश और उसके पर लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ से अगर हम मात्रा निकालें कि वैद्युत क्षेत्र ये सदस्यराशि होती है, लिख लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दिशा को निर्धारण होगा तो सदस्यराशि तो होगी। मात्रक इसका देखने क्या होगा भाई, न्यूटन प्रति कूलम, या इसी को हम क्या कर सकते हैं भाई, वोल्ट प्रति मीटर। तो या तो न्यूटन प्रति कूलम कहो या वोल्ट प्रति मीटर कहो, दोनों इसके क्या होते हैं भाई, मात्रक होते हैं। दोनों हमारे क्या है, मात्रक है। वोल्ट प्रति मीटर भी है और क्या है, न्यूटन प्रति कूलम भी है। आगे हम चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या है वैद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो हेडिंग डालें आप, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। अब देखो भाई ये व्यंजक कैसे होगा, इसे हम कैसे जानते हैं, चलो हम समझते हैं। जैसे हमारे कोई दो बिंदु हैं, एक पर हमारा आवेश Q रखा है, एक पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, R है। ये बिंदु हम मान लेते हैं A है और ये B है। हम लिखते हैं माना कोई आवेश Q बिंदु P पर रखा है जिससे R दूरी पर एक बिंदु Q है, जिस मतलब माना कोई आवेश बिंदु A पर रखा है, माना कोई आवेश Q बिंदु A पर रखा है भाई, A पर रखा है जिससे R दूरी पर एक बिंदु B है जहां परीक्षण आवेश Q0 रखा है। ठीक है, क्या रखा है, परीक्षण आवेश Q0 रखा है। जिस बिंदु B पर हमें वैद्युत क्षेत्र की, बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु कोई भी ले लें आप, बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे यदि कोई परीक्षण आवेश, ठीक है, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश, क्योंकि ये Q के क्षेत्र में रखा है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q0/r²। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारा है तो बिंदु Q के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला फोर्स तो हमने निकाल लिया। हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, हम लिख लेंगे F की वैल्यू 1/4πε0 Q0/r² से हमारा Q0 कट जाएगा, तो E बराबर आएगा 1/4πε0 Q/r²। ये हमारी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब देखो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या कहा, भाई कुछ भी कर रहे हैं गुरु, हमें एक ले लें बिंदु आवेश के कारण, हमने दो आवेश, एक बिंदु P ए ले लिया, हमने माना कोई आवेश बिंदु A पर रखा है जिससे R दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रखनी है। हमने मान लिया कि कोई परीक्षण आवेश बिंदु Q पर रखा है
बिंदु Q पर रखा है, बाद में लिख लेना, बिंदु Q पर रखा है और जो बिंदु Q के क्षेत्र में आ गया, कोई परीक्षण आवेश Q0 बिंदु B पर रखा है जो Q के क्षेत्र में आ गया, और जब क्षेत्र में आ जाएगी तो निश्चित एक फोर्स लगेगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उत्पन्न सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी को जानने के लिए हमने लिख लिया और परीक्षण आवेश में लगने वाला बल निकाल लिया, और बल निकालने का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला उसको रख दिया और ये हमारा आ गया। अब यहां से हमें कुछ नहीं करना है भैया, जो हमारा फॉर्मूला हो इसे हमारे कई सवाल लगने हैं, आप इसको और करें। चलो तुम्हारी और एक डेरिवेशन करा के क्लास खत्म कर दो, तुम्हारी बात सुन लेंगे। तुम उब जाते हो 30 मिनट की क्लास में, जब तुम्हें उबन होती है तो तुम्हारे दोस्तों को भी होगी। तो क्या कहते हो उसका बताओ, आलसी हो तुम लोग, पढ़ो बैठ के पढ़ो। अभी क्या है, अभी तो केमिस्ट्री खत्म हुई है, फिजिक्स लो लेते जाओ, क्लास है लेते जाओ, पढ़ना नहीं मिलेगा तुम लोगों को ना, एक साथ ऑनलाइन बुलवाना अपने दोस्तों को हैं। भाई साहब बनाओ वीडियो, आएंगे पढ़ाओ क्लास। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, भाई देखें भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, इसको भाई लिख लें। और इसके बाद इसकी क्षेत्र की तीव्रता के लिए कल व्यंजक कराएंगे अपन, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। हमने मान लिया कोई ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 2L है। कितनी है? 2L है। बीच की दूरी कितनी है? 2L है। बस अब ये हमारा द्विध्रुव बन गया, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। इतना तो भाई द्विध्रुव हो गया, क्योंकि दो ध्रुव है, प्लस है एक माइनस है। आघूर्ण है, घूम सकता है, रोटेट कर सकता है। अब मान लेते हमारा कोई द्विध्रुव आघूर्ण ये है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी हमने 2L मान ली, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिख लेंगे हम सीधा सीधा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाएगा हमारा Q मल्टीप्लाई 2L। एक कोई आवेश लेना चाहिए, प्लस का ले ले, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव जो बनता है हमारा समान, दो वैल्यू में मान में समान तथा विपरीत आवेशों से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बनता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हमारा क्या हो गया? Q इंटू 2L हो गया। अब इसका हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर 2QL। कोई समस्या नहीं है इसमें। हमें मात्रक देखें इसका भाई, मात्रक हमारा क्या होता है? कूलाम मीटर। इसकी विमा देख लें, विमा क्या होती? LTA। भाई विमा भी हमने लिख ली। अब इसके बाद हमें वैद्युत आघूर्ण क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक करना है, जो हम अगली क्लास में करेंगे। अब आपसे कुछ, जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट हमें रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व करना है। बिंदु आवेश के कारण जो हमने सूत्र लिखा है, E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये आपको याद होना चाहिए। द्विध्रुव क्या कहते हैं? प्लस Q और माइनस Q से मिलकर, जो प्लस Q और माइनस Q से मिलकर एक जो संरचना बनती है हमारी द्विध्रुव कहलाती है। और इनमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है तो उसको ही हम क्या कहते थे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। आज की क्लास हमने यहाँ पे देखी। आप और ज्यादा संख्या में जुड़े हैं, आप जितना जुड़ेंगे देखो, मैं कोई एक बच्चा कमेंट कर रहा था, सर आप मोदी बोल रहा है। यार देखो ना, तो मैं कोई प्राइम मिनिस्टर की रिकॉर्डिंग में जो बोलता हूँ ये आप पता कर सकते हो, वही करता हूँ। यदि मैंने कमिट कर दिया कि अगर जब तक आप 40+ नहीं आएंगे तब मैं PDF नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। और यदि मैंने कमिट कर दिया कि यदि आप 40+ आने लगे तो आपका सिलेबस मैं हैप्पी न्यू ईयर मनवाने के पहले केमिस्ट्री फिनिश कर दूंगा, मतलब कर दूंगा।
बस आप लोगों को 40+ आना है। कंटिन्यू आप आके दिखाइए, 8 दिन के बाद आपको सिलेबस, मैंने क्या कहा 2 क्लासेस 3 इससे जाना है, एक सुबह दे दिया करूंगा, एक दोपहरी में, एक शाम को, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, 40+, मैंने ज़्यादा मांग भी नहीं की, 40+ आइए, सब पाइए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी छोटे भाइयों का। ऐसे ही देखते रहें क्लास।